हेलो एवरीवन। आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो पार्ट है वो सीबीएसई से तो हट चुका है। ठीक है, इस साल मतलब बोर्ड में नहीं आएगा, बट बाकी जो बोर्ड्स है उसमें तो आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ ही लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एक क्लास का है मैक्सिमम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली है क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग करेंगे क्या, ये तीन तरीके का ऑपरेशंस करेंगे हम लोग। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, किसी रो को इंटरचेंज करेंगे। मतलब इस रो को यहाँ पे भेज दिया, और मतलब ये वाले रो को ऊपर भेज दिया और ऊपर वाले रो को नीचे भेज दिया। ठीक है, या फिर कॉलम को भेज दिया, यहाँ वाले कॉलम को यहाँ और यहाँ वाले कॉलम को यहाँ पे लेके आ गए हम लोग। ठीक है, ये ऑपरेशन एक लगाएंगे। दूसरा होगा हमारे पास कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। और एक थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा हमारे पास कि किसी रो में किसी और एलिमेंट के रो, मतलब किसी और रो के एलिमेंट्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके और हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो तीन तरीके के टोटल करेंगे हम लोग। अब ये देखते हैं कि ये करने से होगा क्या हमारे पास, क्या मैट्रिक्स जो है हमारा पहले और बाद में जो है वो सेम रहेगा क्या। ठीक है, तो टोटल तीन लगेगा किस पे, रो पे, और तीन किस पे, कॉलम्स पे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे देखो, जैसे हमारे पास तीन मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, चलो दो ही लेते हैं हम लोग, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो आगे आप देखोगे कि इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, a1 b1 a2 b2, इस तरीके से एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे ले लेंगे xy। ठीक है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग c1 c2। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ध्यान है तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप और इसके बराबर करोगे तो यही दोनों इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चलो मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इस पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको यूज करके देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो पहला हमने बोला कि हम लोग रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इधर उधर रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a2 b2 ऊपर लिख दिया और a1 b1 को क्या किया, नीचे लिख दिया। ठीक है, अब उसके हिसाब से ये जिधर चेंज करना होगा उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से इसमें और इसमें क्या चेंज हो जाएगा क्या, सिंस ये इक्वेशंस आप देखो कि हमने क्या किया, आपकी बार ये एक्चुअली ये इक्वेशन को पहले लिखा है, ये इक्वेशन को क्या किया है, ये वाले इक्वेशन को पहले लिखा है। पहले वाले में क्या था कि पहले वाले को पहले लिखा गया था, इसमें दूसरे वाले को पहला लिखा गया है। तो इससे क्या सॉल्यूशन हमारा जो फाइनली होगा, एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो हम लोग का सॉल्यूशन निकलेगा, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ एक्स और वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो क्या हम अगर इसको ऊपर लिख देते, इसको नीचे लिख देते हैं, तो उससे क्या हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन हो जाए होगा वो क्या चेंज होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करें कि रो को ऊपर नीचे कर दे तो क्या होगा हमारे पास। अच्छा, अगर हम कॉलम्स को ऊपर नहीं मतलब इधर इधर कर दे तो इस साइड में इस साइड में, मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसको b2 और b1 इधर लिख देते हैं और a2 और a1 इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, हमने y वाले कोफिशिएंट को पहले लिख लिया है और x वाले कोफिशिएंट को बाद में लिखा है। y वाले कोफिशिएंट को जो हमारे पास था ना, b1y प्लस a1x इज इक्वल टू c1 और b2y प्लस a2x इज इक्वल टू c2। तो क्या इसको इस तरीके से लिखने से कोई फ़र्क पड़ जाएगा, ये दोनों इक्वेशंस अभी भी तो वही है हमारे पास। ठीक है, तो पहला वाला जो है, अब ने देखा कि पहला वाला देखो क्या कह रहा है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, दो रो को या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे क्या किया है, R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि R1 और R2 को इंटरचेंज किया गया है। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया है, C1 और C2 को इंटरचेंज किया है। तो क्या पहले जो था और अब जो है उसमें कोई अंतर आ गया है, नहीं, अभी भी ये वही इक्वेशन बनेगा हमारे पास। ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, हमारा फाइनल सॉल्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। हमें सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकालना है वो सॉल्यूशन हमारा फाइनली चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
तो ये हुआ कि अगर हम लोग किसी दो रो को या फिर किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आते हैं कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A1 B1, ठीक है, A2 B2, ये हमारे पास है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रो 1 और रो 2 को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, इसको चलो A मैट्रिक्स बोल देते हैं, इसको हम A1 मैट्रिक्स बोल देते हैं, A डैश मैट्रिक्स बोल देते हैं। ओके, अब तो A डैश मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1। तो A और A डैश में रिलेशन क्या है, A और A डैश में रिलेशन क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्म करके उसी के रो को या फिर कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म करके अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स मिल रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ना वो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। ठीक है, क्या है, इक्विवेलेंट। A एंड A डैश आर व्हाट, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, बराबर तो डेफिनेटली नहीं होगा हमारे पास। बराबर कब होता है, दो मैट्रिक्स जब सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास बराबर हो, मतलब A1 किसके बराबर होना चाहिए, A2 के बराबर, B1 किसके बराबर, B2 के बराबर, A2 किसके बराबर, A1 के बराबर, B2 किसके बराबर, B1 के बराबर। ठीक है, तो जब सारे के सारे जब हमारे पास बराबर होंगे, ठीक है, तब हमारे पास दो मैट्रिसेस बराबर होता है। तो जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस तरीके से है हमारे पास। तो अगर इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, अगर इसको A बोल देते हैं, अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 3 4 ले लेते हैं और हम यहाँ से C1 C2 को इंटरचेंज करते हैं, तो A डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, A डैश, हम लोग C1 और C2 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 2 4 1 3 ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे A और A डैश जो है वो इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं है। A और A डैश जो है वो इक्विवेलेंट है, A इज़ नॉट इक्वल टू A डैश। देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो क्या 1 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो बराबर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो A एंड A डैश आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो ये हमने पहला वाला देखा। अब आते हैं दूसरे वाले पे, कि दूसरा वाला जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं। दूसरे वाले में करते हैं कि किसी, जैसे RI है, कोई भी रो हुआ, ठीक है, उसमें किसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम कहते हैं कि अभी भी वो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखते हैं कि क्या ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास जो इक्वेशंस थे वो उसको लिख लेते हैं, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू कितना, C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू कितना, C2 हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो कि अगर हम क्या करते हैं कि इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, k A1x प्लस k B1y इज इक्वल टू कितना, k C1। तो अब क्या इसको और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा इनिशियली जो x और y का वैल्यू आ रहा था, तो इससे क्या चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। डेफिनेटली उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमारे पास। जैसे चलो ले ही लेते हैं हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम x माइनस का y इज इक्वल टू कितना, 3, इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास x और y का वैल्यू कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। ओके, तो और ऊपर वाले को फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 5। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। दिस वन विल बी माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वैसे ही x का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर y का वैल्यू है हमारे पास -1/5 तो +1/5, 16/5 आ जाएगा हमारे पास, 16/5 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक्चुअली ऐसे भी आप देख सकते हो कि हमने क्या किया था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इनिशियली या फिर किसी और नंबर से चलो मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक है हमारे पास 2x ओके, और दूसरा है हमारे पास कितना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे के रखा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x माइनस का 3y
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो एक सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा क्या। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था ना, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 14, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 14/5। एक्चुअली मैंने ऊपर में शायद गलती कर दिया है, y का वैल्यू कितना आया था हमारे पास माइनस का 5, y का वैल्यू -1/5, तो -1/5 अगर यहाँ पे रखें तो हाँ 14/5 आएगा, सॉरी ये 14/5 ही आएगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती कर दिया था। ठीक है, 14/5 देखो यहाँ से भी वही वैल्यू आ रहा है हमारे पास, यहाँ से भी वही वैल्यू आ रहा है। तो हमने क्या किया था, हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने क्या किया था, ये हमारे पास इनिशियली इक्वेशन कितना था 2 3 1 -1 xy इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, एक 5 था और एक 3 था हमारे पास। तो हमने क्या किया है, हमने एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन चेंज थोड़ी हो रहा है, सॉल्यूशन अभी भी हमारे पास 14/5 ही आ रहा है, पहले भी हमारे पास 14/5 ही आ रहा था। तो सॉल्यूशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ना इससे। ठीक है, तो अच्छा अकॉर्डिंगली हम लोग इधर भी चेंज करेंगे डेफिनेटली, मतलब हम लोग अगर किसी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली हमारा बराबर रहे, तो इधर भी हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो है वो हमारा फाइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका और आगे यूज हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, जैसे हमारे आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब इन्वर्स वगैरह निकालने के बारे में जब इसके सीखेंगे तो उसमें देखेंगे, और फिर जब हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तब वापस से देखा जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि इसके मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है, उसके लिए ये वाला काम करते हैं। ध्यान रहे कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो इसके बराबर नहीं होता है, वो इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, वो इसके इक्विवेलेंट होता है, वो इसके बराबर नहीं होता है। ऐसे सिंपली इसका कोई ये नहीं है, ठीक है, ऐसे सिंपली इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा कि इसको क्या करो ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे दिया गया और इसमें बोला गया कि इसको ट्रांसफॉर्म करो, नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इसका यूज़ हम लोग जो है वो इन्वर्स निकालने में करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया हमारे पास कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड, किसी रो में जैसे R1 है, कोई R1 रो उठाया, उसमें हम लोग R1 में किसी और रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो है हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके से मतलब 3 ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, 3 रो की वजह से और 3 किसकी वजह से हो जाएंगे हमारे पास, कॉलम्स की वजह से। तो एक बार फाइनली हम इसको बता देते हैं कि कौन कौन सा है और क्या क्या है। ठीक है, हाँ, तो द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये पहला वाला हो गया हमारे पास। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई अ नन जीरो नंबर। ओके, नन जीरो नंबर, जीरो से नहीं करेंगे क्योंकि फिर सारे के सारे जीरो हो जाएंगे हमारे पास। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नन जीरो नंबर। ओके, तो ये 3 जो है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो उसको अगर शॉर्टकट में एक जगह लिखा जाए, ठीक है, तो पहला क्या होता है हमारे पास RI RJ और CI CJ, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके, दूसरा हमारे पास कि किसी भी RI कॉलम RI रो में हम लोग K से मल्टीप्लाई करते थे, KRI उसी रो में हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, KCI कर रहे हैं। ठीक है,
और थर्ड जो है हमारे पास किसी रो में आर आई में हम लोग क्या कर रहे हैं, आर आई इसी रो में आर आई और प्लस के टाइम्स आर जे, किसी और रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर रहे हैं। और यहाँ से देखा जाए तो सी आई में सी आई और प्लस के सी जे। ठीक है, तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे हमारे पास, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। ओके, तो टोटल 6 ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे ये आपको समझ में आते जाएगा कि इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, उससे फ़ायदा क्या है हमारा। एक्चुअली मैट्रिसेस जो है ना वो जब आप लोग आगे लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे ना, लीनियर अलजेब्रा, तो उसमें ये बहुत काम आता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, तो उसमें आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा मतलब आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है, तो कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होगा, कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि कोई भी एक m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए जो है एक मैट्रिक्स है m बाई एम का, और मान लेते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स और है b, वो भी m बाई एम का। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स हो गए m बाई एम के, मतलब एक ही ऑर्डर के हो गए दोनों मैट्रिक्स। सच डैट, मतलब 2 हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स हैं सच डैट यहाँ से इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई मिलता है। मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो भी आई मिलता है, या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो भी हमारे पास आई मिलता है। आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, वही एम ऑर्डर का। ठीक है, तो अगर ए बी इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू बी ए ऐसा है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए। और लिखते कैसे हम लोग, बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना, बी इनवर्स, यानी कि वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास दे के रखा है कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, if A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix of order b, order m such that AB is equal to BA is equal to कितना हो जाए, I हो जाए, तो B को क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, और डिनोट कैसे कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इस केस में कहेंगे कि A जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, तो क्या होगा हमारे पास कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स पता करना होगा, अगर इन्वर्टिबल है तो एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसको कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास A2312, ए दे के रखा है हमारे पास 2312। ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स भी है हमारे पास, बी मैट्रिक्स जो है वो है 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ए बी निकाला जाए, अगर हम लोग ए बी निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -6 और +6 0। फिर इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 - 2 0, और इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो -3 और +4 1। देखो आ गया हमारे पास ए बी जो है वो एक क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, मतलब आई आ गया किस ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। ठीक है, क्योंकि 2/2 का ये भी मैट्रिक्स था हमारे पास, और 2/2 का ही ये भी एक मैट्रिक्स था। ओके, बी ए निकाल के देख देते कि बी ए कितना आएगा, तो देख सकते हो बी ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम्स 2 4 और -3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम्स 2 6 -6 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और +2 0, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और +4 1। देखो आप, तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि ए बी जो है वो भी आई के बराबर आ गया, और बी ए जो है हमारे पास वो भी आई के बराबर आ गया। तो बी जो होगा वो क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा, ठीक है, या फिर सॉरी ए जो होगा वो क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा, ठीक है। इसी की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। ए बी जो है वो भी आई आ गया, और बी ए जो है वो भी हमारे पास आई आ गया। अच्छा, इन्वर्स जो होगा वो डेफिनेटली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों को डिफाइंड होना है, और ए बी को और बी ए को दोनों को अगर डिफाइंड होना है तो ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए सेम ऑर्डर के, ओके। तो इफ़ rectangular matrix does not possess inverse matrix, since for products BA and AB to be defined and to be equal, it is necessary that matrices A and B should be square matrices of the same order, okay। फिर हमारे पास कि if B is the inverse of A then A is the also inverse of B, ये हमने अभी बता दिया था, ठीक है। थ्योरम 3 पे आते हैं, थर्ड नंबर थ्योरम पे, थ्योरम 3, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ना कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स आएगा हमारे पास उसका। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इसके दो इन्वर्स है हमारे पास, ठीक है, दो इन्वर्स है हमारे पास, और वो क्या क्या है, बी है और सी है, ठीक है, दो इन्वर्स है हमारे पास, ठीक है। यानी कि ए इन्वर्स जो है वो बी के भी बराबर है, और ए इन्वर्स जो है वो सी के भी बराबर है। तो अगर हमें यूनिकनेस प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ कर देना होगा कि बी और सी जो है वो क्या है, बराबर है। तो अगर बी इसका इन्वर्स है तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आई होगा, और सेम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, बी ए के बराबर, ठीक है। और अगर सी इसका इन्वर्स है तो ए सी बराबर कितना होगा, आई होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सी ए, ये सी ए के बराबर भी होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें बी और सी को बराबर प्रूफ करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू, बी को क्या लिख देंगे, बी आई लिख सकते हैं, क्योंकि बी को आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी ही होगा, ओके। अब आई को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से किसी एक से उठा के रख देते हैं, आई को यहाँ से चलो ए सी उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो बी ए सी हो जाएगा हमारे पास। अब बी ए जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, बी ए जो है वो आई के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, आई सी, और आई को सी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से वापस क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो बी जो है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास, सी के बराबर। तो हम लोगों ने जो मान के चला था कि चलो मान लेते हैं कि दो इन्वर्स हैं इसके, बी और सी, तो एक्चुअली हुआ क्या कि वो दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसलिए इसका मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा, ओके। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक, ओके। थ्योरम 4 है हमारे पास, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। थ्योरम 4, ठीक है। ए बी का जो इन्वर्स होगा हमारे पास, ए बी का जो इन्वर्स होगा डेट विल बी बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ट्रांसपोज में भी हमारे पास ऐसे ही होता था कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता था। चलो, तो यहाँ पे अगर हमें ये मतलब इसको प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि ए बी इंटू ए बी का जो इन्वर्स होगा, ए बी का जो इन्वर्स होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा हमारे पास, आई के बराबर, ठीक है। ए बी और ए बी का जो इन्वर्स होगा हमारे पास दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, आई के बराबर। एक्चुअली 1 इसने लिखा है, सॉरी, पहले वाले में इसने 1 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है, ये आई है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स ए बी, ठीक है, और ये ए बी का इन्वर्स है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे भी हमें ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ए इन्वर्स आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स आई कितना होगा, ए इन्वर्स ही होगा। अच्छा,
अब ए इन्वर्स ए जो है मतलब ये एक दूसरे का इन्वर्स हुआ ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, आई हो जाएगा। तो आई बी और ये हो जाएगा ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए इन्वर्स। अब बी आई जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी ही निकल के आ जाएगा। तो बी ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स। ओके, अब फिर b को हटाना है, मतलब फाइनली हमें क्या करना था, ए बी इन्वर्स लेके आना था इस साइड में और राइट हैंड साइड में ए इन्वर्स बी इन्वर्स लेके आना है। तो अब की बार क्या करते हैं हम लोग, बी इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है हमारे पास। कि अगर पहले करेंगे तो प्री मल्टीप्लाई, बाद में करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी जो होता है, ठीक है, वो बी ए के बराबर हमेशा नहीं होता है ना। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर ऐसे दिया हुआ है कि सी जो है वो डी के बराबर है, सी जो है वो डी के बराबर है, तो किसी ए से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए जो है वो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं सी डी और डी ए, इस तरीके से। ये प्री मल्टीप्लाई है हमारे पास और ये पोस्ट मल्टीप्लाई है। ओके, बी इनवर्स बी अगेन क्या हो जाएगा, इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है, मतलब ये बी है ये इसका इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा। जो पहला वाला जो था हमारे पास रूल, पहला वाला था ना हमारे पास कि ए बी जो होगा बी ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है, तो ये आई हो जाएगा हमारे पास। और ये क्या हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब ए बी इन्वर्स को आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही रह जाएगा ना, ए बी इन्वर्स ही रह जाएगा। एंड दिस वन विल बी व्हाट, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो जो हमें प्रूफ करना था कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा हमारे पास, वो हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको एक बार आप लोग देख लो एक बार में। ठीक है, थ्योरम 4 ये हमें प्रूफ करना था, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, तो ये हमारा थ्योरम 4 प्रूफ हो गया। आगे आते हैं, फिर आगे क्या देख रखा है हमारे पास, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, हमें क्या करना है, इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस से। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके और हमें क्या करना है, इन्वर्स निकाल के लगना है। ठीक है, तो दो तरीके के हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं वो दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और दूसरा क्या हम लोग लगाएंगे, कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ओके, तो दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हम लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एक करेंगे हम लोग क्या, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हमें करना है क्या है एक्चुअली, तो देखो जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका क्या करना है, हमें इन्वर्स निकाल के लेके आना है। तो हम लोग ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, या फिर ए आई लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या कि फाइनली इस पे ऑपरेशंस वगैरह लगा के, अब हम बताते हैं कि कब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे इसमें से, और कॉलम यूज़ करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो इसमें से कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू आई ए से हम लोग शुरू होंगे। ठीक है, सिक्वेंस ऑफ ये लगाएंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई लेके आ जाएंगे और यहाँ पे इस आई में हम लोग चेंज करते करते इसको बी लेके आ जाएंगे और ए, इस तरीके से लेके आएंगे। हमें क्या करना है, इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इधर एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो बी और ए जो जैसा था वैसे छोड़ देंगे उसको हम लोग। तो ये जो बी बनेगा हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, सेम हम लोग इस तरीके से भी करेंगे, इसमें ए इज इक्वल टू ए आई करके इसमें चेंज कर करके इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी लेके आ जाएंगे।
और यहाँ पे इसमें इस आइडेंटिटी वाले में चेंज करके इसको बी लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से भी हमारे पास जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में जो है उसको हम लोग क्या लेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो हम लोग क्या करते हैं। ओके, तो बात करते हैं पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन की। रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ऐसे क्यों ले रहे हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके से क्यों ले रहे हैं। तो देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ए को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आई ए लिखेंगे। दो तरीके से हमने बोला ना कि दो तरीके से लिख सकते हैं, ए आई और आई ए। तो यहाँ पे हम लोग आई ए लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है उसको वो हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 1 1 और 4, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 1 1 4, ठीक है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 1, और हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो ऐसे ही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे R1 और R2 को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 4 और ये हो जाएगा 2 1। अब सेम जो है वो हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बराबर करना है इसको। तो बराबर करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स जो था हमारे पास कितना 2 1 1 4 2 1 1 4। तो देखो, एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये दोनों अभी भी मतलब दोनों साइड जो है वो बराबर हैं क्या। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद भी ये दोनों साइड बराबर हैं क्या। तो हम इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 टाइम्स 0, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 4, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। ओके, तो क्या ये दोनों अभी भी बराबर हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया, अभी भी ये बराबर है हमारे पास क्या, हाँ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ए को आई ए की तरह लिखते हैं, मतलब ए आई की तरह लिखेंगे। ए को, ये जो हमारे पास कितना था 1 4 2 1, इसको हम क्या करते हैं ए आई की तरह लिखते हैं 1 4 2 1, और यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरचेंज करके देखते हैं कौन सा, रो 1 और रो 2 को। रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करते हैं। तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करोगे तो इधर से कितना बनेगा हमारे पास, ये 2 1 1 4, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, 1 4 2 1 चेंज हम लोग किस में करेंगे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें चेंज करेंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 0 1 1 0। अब देखते हैं कि अब क्या दोनों साइड से ये मैट्रिक्स बराबर हैं। तो इसको देखा जाए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जब करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 और 4 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2। तो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपको बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब रो वाले ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे तो ए को इस तरीके से लिखेंगे, और जब कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे, जब हम लोग कॉलम वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज़ करेंगे तो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे, ठीक है। ए को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए आई लिखेंगे। आई होप ये अब ये क्लियर होगा कि हम लोग जो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो ए को ए आई कब लिख रहे हैं, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो ए को ए आई कब लिख रहे हैं। इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है, और इसको अगर डीप में समझना है तो आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, पूरा लीनियर अलजेब्रा आपको करना पड़ेगा, उतना ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे समझ लो कि ये दोनों बराबर नहीं आता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझो कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करना है तो ए को आई ए हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ए आई लिखने से बराबर नहीं हो पाएगा। और अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है तो ए को ए आई लिखना पड़ेगा, आई को मतलब बाद में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
रो वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं, फिर आते हैं हम उस पर भी, ओके। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या करना है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, ठीक है। ए को क्या लिखेंगे हम लोग, INA, आइए, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस ए को आई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस successively on the LHS and prefactor IN ऑन द किस पे, RHS पे। RHS में किसको यूज़ करेंगे, मतलब इधर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे ए पे, और राइट हैंड साइड में किस पे, IN पे, ठीक है। RHS टिल वी ऑब्टेन IN इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बन जाएगा ट्रांसफॉर्म होम होके, B इज इक्वल टू A, ठीक है। ये हमें लेके आ जाना है। और स्टेप 3 में क्या हो जाएगा हमारे पास, A इनवर्स आप लिख दो किसको, B को, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका मैट्रिक्स आया है वो क्या हो जाएगा, A का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स हम लोग लिख लेते हैं जो कि हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमें कैसे करना है उसमें हेल्प करेगा, उसके बारे में, ठीक है। मतलब कि कब कहाँ पे क्या करना है, कैसे लगाना है, किसको कब इंटरचेंज करना है, ठीक है, और कब किस में मल्टीप्लाई करना है, किस रो में मल्टीप्लाई करना है, किस रो में मल्टीप्लाई करके किसी और रो को ऐड करना है, एंड ऑल डैट, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, क्या टेक केयर ऑफ दीज स्टेप्स, while doing रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, बट ये जो है हमारा हेल्प करेगा, ओके। पहला स्टेप 1 होगा हमारे पास, इंट्रोड्यूस यूनिटी एट द, अच्छा ये हम ना अभी 3x3 मैट्रिक्स के लिए बता रहे हैं, ठीक है, बाकी सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो 3x3 के लिए अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस यूनिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, either by interchanging two rows or by adding a constant multiple of elements of some other row
टू फर्स्ट रो। ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा जब हम लोग इस पे एग्जांपल्स करेंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जैसे हुआ हमारे पास, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स हुआ, दिस 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 दिस। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, यूनिटी लेके आना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस यूनिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ईदर बाय इंटरचेंजिंग टू रोज। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, R2 और R1 को इंटरचेंज कर देंगे, तो वाला यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अगर मान लेते हैं वैसा नहीं है तो क्या करेंगे, बाई एडिंग अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो टू फर्स्ट रो। ठीक है, किसी और, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लेते हैं 3 लिखा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, या फिर माइनस कितना कर दें, चलो 2 है मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 में से R2 को घटा देंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर वैसा नहीं है कि इंटरचेंज करने से काम चल जा रहा है, तो क्या करो, बाई एडिंग अ कांस्टेंट, मतलब R1 में हम लोग ऐसे कर लेंगे, R1 माइनस का कितना, R2, तो -1 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि क्या करेंगे, बाई एडिंग अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो टू फर्स्ट रो। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो हम उस समय वापस से इस चीज़ को बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा यहाँ पे 1 लेके आओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा टारगेट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाओ। ओके, स्टेप 2 हमारा होगा इंट्रोड्यूस, अच्छा इंट्रोड्यूस तो हमने कर लिया है पहले वाले पे, यहाँ पे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग यूनिटी मतलब इस वाले प्लेस पे इसको क्या बोल दिया जाए, 1 प्लेस बोल देते हैं, यूनिटी एट 1 प्लेस, 1 प्लेस, इंट्रोड्यूस zeros at all other places in फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आपका मतलब ये क्या करेगा ना, आपको गाइड करेगा कि आपको करना क्या क्या है। ठीक है, वरना आप ऐसे खोए रह जाओगे कि करना क्या होता है। ठीक है, करते जाओगे, एक को बनाओगे तब तक दूसरा बिगड़ जाएगा, एक को बनाओगे तब तक दूसरा, ऐसे मतलब दूसरा बनाओगे तीसरा बिगड़ जाएगा, इस तरीके से होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला कि यहाँ पे आप यूनिटी लेके आओ, ये वाले पार्ट पे। ठीक है, इस वाले प्लेस पे क्या लेके आओ, यूनिटी लेके आओ, और फिर क्या करो, फर्स्ट वाले कॉलम के ये बाकी जो हैं उनको क्या करो, 0 करो। फिर अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे यूनिटी लेके आओ, यहाँ पे मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या करना है, हमें यूनिटी लेके आना है। तो स्टेप नंबर 3 लिखते हैं, स्टेप नंबर 3, इंट्रोड्यूस unity at the intersection of second row and second column with the help of फर्स्ट रो एंड अदर रोज। मतलब अदर कौन सा, थर्ड वाला है। ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो लिख देते हैं, फर्स्ट रो एंड इसको चलो थर्ड ही रो लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो थर्ड ही रो है ना, थर्ड रो। ठीक है, तो अगला क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हम लोग 1 लेके आ चुके हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लेके आ चुके हैं। तो अगला टारगेट क्या होगा, यहाँ पे 1 लेके आना, यहाँ पे 1 लेके आना। यहाँ पे 1 लेके आ गए, कैसे लेके आएंगे, इस रो का और इस रो का यूज़ करके। अच्छा, ऐसा मत कर देना कि
मतलब रो कर रहे हो, रो करते करते कॉलम वाले में घुस गए कि कॉलम वाला ऑपरेशन लगाना शुरू कर दिया। नहीं, रो कर रहे हैं तो पूरा का पूरा रो ही करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। रो वाले ही ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और कोई ऑपरेशंस नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 लेके आना है, किसका, इसका और इसका हेल्प लेके। अच्छा, अगर यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, तो अगला क्या करेंगे हम लोग, अगला या फिर इसी का भी खुद का हेल्प ले सकते हैं। जैसे 5 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, कि 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग, हमारा टारगेट होगा 1 लेके आना। ये वाले पे 1 लेके आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा इसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या होगा हमारे पास, इंट्रोड्यूस जीरोस, इंट्रोड्यूस zeros at all other places, all other places in second column except at intersection of second row and second column, second row and second कॉलम। वो हो चुका है हमारे पास, ठीक है। फिर अगला क्या स्टेप होगा हमारे पास, मतलब हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अभी तक, हम लोग कर चुके हैं यहाँ से, यहाँ पे 1 बना चुके हैं, यहाँ पे 0 बना चुके हैं, यहाँ पे 0 बना चुके हैं, फिर यहाँ से 1 बनाया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 बनाया। अगला स्टेप क्या होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 बनाओ, यहाँ पे 1 बनाओ, ठीक है। तो दिस वन इज स्टेप नंबर 5, ठीक है। इंट्रोड्यूस यूनिटी, इंट्रोड्यूस यूनिटी at point of intersection of third row and third column, ठीक है। अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग, यहाँ पे हमने 1 कर चुके हैं, यहाँ पे 1, 0 कर चुके हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1 लेके आ चुके हैं। तो अगला टारगेट क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लेके आना, ये हमारा अगला टारगेट है। तो स्टेप नंबर 5 की बात कर ले, 6 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, फाइनली इंट्रोड्यूस zeros at all other places in third column except at किस प्लेस पे, 3 प्लेस, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाले जगह पे, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हमें ये गाइड करेगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इन्वर्स जो है हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हुए हमारे पास। तो इन 6 स्टेप्स का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हम लोगों ने क्या किया, ये हमने रो वाले पे बात किया, ठीक है, कि अगर 3x3 है और रो वाला ऑपरेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हम लोग अगर रो वाले ऑपरेशंस यूज करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। अब सेम जो है वो हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, जो हमारा कॉलम वाला ऑपरेशन हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उस पर भी कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। सब कुछ वही तरीके से चलेंगे, बस वो कॉलम में हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि रो कर रहे हैं तो रो ही करेंगे, कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम ही करते जाएंगे हमारे पास, ठीक है। किस पे करेंगे, किस पे, लेफ्ट हैंड साइड में जब रो कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ए पे, और राइट हैंड साइड में किस पे, आई एन पे। कॉलम करेंगे तो भी हमारे पास वो राइट हैंड साइड में आई एन पे ही करेंगे, जो कि पोस्ट फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइड होगा, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे होगा हमारे पास, इसका यूज़ कैसे करेंगे। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है।
इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, यहाँ पे बात करते हैं ए दे के रखा है 1 2 2 -1। ओके, ए 1 2 2 -1, एक मैट्रिक्स दे के रखा है 1 2 2 कितना -1। एक बार देख लेते हैं वापस से 1 2 2 -1। हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स पता करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे, रो वाले यूज़ करने वाले हैं, तो ए को क्या लिखेंगे, आइए लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है, ये है 1 2 2 -1, और इधर आई हो जाएगा हमारे पास कितना 1 0 0 1। और आप इस ए को छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि ए पे तो ऐसे भी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब शुरू होते हैं। यहाँ पे पहला देखा कि पहला वाला स्टेप जो था हमारे पास, पहला वाला स्टेप उसमें क्या था कि यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 लेके आओ। 1 है क्या, हाँ बिल्कुल 1 है, तो वहाँ पे तो कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। अगला क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 लेके आना है। ठीक है, इस वाले पार्ट पे हमें क्या करना है, 0 लेके आना है। तो 0 कैसे लेके आ सकते हैं हम, R2 पे ये वाला हमारे पास ये क्या है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो रो 2 पे हम लोग एक ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 -2 रो 1। हम लोग क्या करेंगे, रो 2 पे रो 2 -2 रो 1 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 2, ये तो सेम रहेगा। R2 पे सेकेंड रो पे क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो और 2 R1, तो 2 में से क्या घटाना पड़ेगा, 2 टाइम्स 1, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 में से क्या घटाना पड़ेगा, 2 टाइम्स 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -5 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अच्छा इधर से कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दूसरे वाले पे फ़र्क पड़ेगा। इस पर क्या करना है हमें, दिस -2 R1, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें से -2 टाइम्स 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और 1 टाइम्स -2 टाइम्स 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये तो हमारे पास 0 ही रहेगा, सॉरी 1 रहेगा। ये -2 ये 1, और ये हमारे पास ए का ए रह जाएगा। ओके, फिर अगला क्या है, अगला क्या हमने बोला था कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितना लेके आओ, 1 लेके आओ। ठीक है, तो 1 कहाँ से कैसे लेके आया जाए, तो हम क्या करते हैं कि R2 में R2 बाई -5 कर देते हैं, -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 1 2, ये 0, अच्छा 0 -1/5 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हमारा। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 ये 0, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/5, और ये कितना हो जाएगा -1/5। ठीक है, और ये a। अब अगला क्या करना है, अगला हमें यहाँ पे 0 लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे 0 लेके आना है, तो क्या करें, R1 पे लगाते हैं क्या, R1 - 2 R2, R1 - 2 R2 लगा देंगे तो आ जाएगा 0। रो 1 में से 2 R2, इसको करेंगे 2 टाइम्स इसे ये करेंगे तो 2 बनेगा, उसको घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, अब 1 में से 2 R2 अगर घटाओगे तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ये तो 1 ही रहेगा। 2 में से 2 R2 अगर घटाया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये 0 ये 1, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास। इक्वल टू R1 में क्या करना है हमें, 1 में से क्या घटाना है हमें, 2 R2, यानी कि 1 में से हमें क्या घटाना है, 2 टाइम्स 2/5, तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/5, तो ये हो गया हमारे पास कितना 1/5। और 0 में से क्या करना है, 0 माइनस 2 टाइम्स माइनस का 1/5, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2/5 हो जाएगा हमारे पास, दिस वन, ये हो जाएगा हमारे पास 2/5। ओके, ये हमारे पास ऑलरेडी 2/5 है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/5, और ये कितना a। तो अब यहाँ से क्या बन गया, ये i बन गया, i इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स बन गया b a, जहाँ पे b मैट्रिक्स जो है वो क्या है, b मैट्रिक्स जो है वो आ गया हमारे पास कितना 1/5 2/5 2/5 और -1/5। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, यही तो इन्वर्स है, यही जो आएगा हमारे पास वो इन्वर्स आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि कहीं कैलकुलेशन तो हम लोग मिस्टेक नहीं किया है ना, यही आ रहा है क्या, 1/5 2/5 2/5 -1/5 1/5 2/5 2/5 -1/5, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमने कैसे किया, ये हमने
रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके किया है, ठीक है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके कर लेते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग को ए को कैसे लिखना पड़ेगा, ए आई, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे भी ए हमारे पास कितना दे के रखा था, 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, ओके। तो यहाँ पे ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 0 0 1। अब हम लोग क्या करने वाले, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारे पास। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाए, तो पहला वाला तो ठीक है हमारे पास, 1 जो है वो वहाँ पे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, कॉलम वाले में यहाँ पे इसको बनाते हैं 0, इस वाले पार्ट को बनाते हैं 0। तो उस वाले पार्ट को 0 कैसे बनाया जाएगा, हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो C2 पे एक लगाना पड़ेगा, क्या, C2 माइनस कितना 2C1, C2 माइनस 2C1 करने से हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखते हैं, ये 1 2, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। C2 में क्या करना है, C2 माइनस 2C1, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा हमारे पास। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन विल बी -5, ठीक है, इज इक्वल टू ए टाइम्स ये 1 0, फर्स्ट कॉलम को तो ऐसे ही छोड़ दिया। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, C2 में से 2C1 को माइनस करना है, तो माइनस का 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये जो होगा हमारे पास ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये 0 बन गया हमारे पास। अब अगला क्या होगा हमारे पास, अगला यहाँ पे 0 को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे भी हमें, ठीक है। अच्छा नहीं, पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पे 1 को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो 1 को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाए, अच्छा हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 1 लेके आ गए, यहाँ पे 0 हम लोग लेके आ गए, ओके। तो अगला क्या किया जाए, यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 लेके आते हैं, ओके। फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग, तो सेकंड कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, क्या, माइनस का 1/5 कितना C2, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वन विल बी 1, दिस वन विल बी 0, दिस वन विल बी 2, मतलब इसमें, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए टाइम्स, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1, अच्छा 0, माइनस का 1/5 करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये विल बी, दिस विल बी 2/5, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/5, कॉलम 2 में कर रहे हैं ना हम लोग। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो कॉलम 1 में हमें क्या करना होगा, कॉलम 1 और -2 कॉलम 2 कर देते हैं, ठीक है। जो कर रहे हैं कॉलम में वो कॉलम में ही करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हम बीच में क्या कर रहे हैं, रो वाला घुसा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, कॉलम 1 में 1 - 2C2 करेंगे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है हमारे पास। अब कॉलम 1 में 2 में से 2C2 इसको घटाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इज इक्वल टू 8 टाइम्स, ठीक है, C1 माइनस 2C2, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 - 2 टाइम्स, मतलब यहाँ से ऐसा आ जाएगा 1 - 2 टाइम्स 2/5, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 माइनस 2 टाइम्स माइनस का 1 बाई कितना 5, ये 2/5, और ये माइनस का 1/5, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 1 0 0 1 इज इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4/5 1/5, दिस वन इज़ 2/5, दिस वन इज़ 2/5, एंड दिस वन इज़ -1/5। अब ऊपर में जो हमारा आया था वही है भैया, आ गया क्या, 1/5 1/5 2/5 2/5 -1/5 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो देखो यहाँ से भी हमारे पास आई जो है वो किसके बराबर आ गया, ए इंटू एक मैट्रिक्स बी, जहाँ पे कि बी मैट्रिक्स जो है वो कितना आ गया हमारे पास, 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो देखो हमने क्या किया, हमने कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ करके निकाल लिया, और रो ऑपरेशन भी यूज़ करके इसका इन्वर्स जो है वो हमने निकाल लिया, ओके। ये तो हमारे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। 3/3 मैट्रिक्स वाला भी एक देख लेते हैं। तो 3/3 मैट्रिक्स वाले को हम यहीं से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो
तो 0 1 2, एक काम करते हैं हम रो वाला बता देते हैं, ठीक है, कॉलम वाला 0 1 2 1 2 3 3 1 1 0 1 2 1 2 3। हमारे पास जो मैट्रिक्स है, नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है 0 1 2 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1, ये हमारे पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका निकालते हैं। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग ए को कैसे लिखेंगे, ए को लिखेंगे आई ए। ओके, 0 1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू आई हमारे पास कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ए से कोई लेना देना नहीं है हमारा, ए से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो पहला काम क्या होगा हमारे पास, पहला काम होगा इस वाले पॉइंट पे क्या करना, 1 लेके आना। तो 1 कैसे लेके आएंगे, अब की बार की देखा हमने कि R2 में जो है वो 1 है, तो क्या करते हैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। R1 और R2 को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटरचेंज करने से यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 2 3 1 1, इज इक्वल टू यहाँ से इसको अगर इंटरचेंज करें तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, दिस वन इज ए। ओके, वो हो गया हमारे पास। अब क्या करना है यहाँ पे, मतलब कि फर्स्ट कॉलम में जितने जगह हैं उन सब पे क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे भी हमें 0 बनाना है। सेकंड रो, ये मतलब यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, R3 में क्या करते हैं, R3 माइनस का 3 R1 कर देते हैं, हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। R3 में तो बाकी के दो रोज तो ऐसे ही लिख दो 1 2 3 0 1 2 3, सॉरी, तो R3 माइनस 3 R1 करेंगे तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3 टाइम्स 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा, और 1 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8, ठीक है, इज इक्वल टू इसको तो बाकी के तो दोनों को ऐसे लिख दो 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अब R3 में से 3 R1, इसको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 0 में से हम लोग माइनस का 3 R1 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 का 1 रह जाएगा, ए। अब ये काम हो गया हमारे पास। दूसरा क्या था कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 बनाओ, वहाँ पे भी 1 ऑलरेडी है हमारे पास। तो अब क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं। तो पहले वाले में 0 बनाना है हमें, तो R1 में हम लोग क्या करेंगे, R1 माइनस 2 R2 कर देते हैं। यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो ऐसे करने से वो हमारा 0 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, R1 यहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1 हो गया हमारे पास। यहाँ से कितना हो जाएगा, R1 माइनस 2 R2, तो ये हो जाएगा 0, और 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -1। 3 माइनस 2 टाइम्स 2 4, -4 हो जाएगा। ओके, बाकी सब में तो कोई चेंज करना नहीं है हमें, 0 1 2 0 -5 -8 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, R1 में 2 R2 घटाना है हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये तो हमारे पास 1 का 1 रहेगा, और ये 0 का 0 रहेगा हमारे पास, 1 0 0 0 -3 1 इंटू कितना, ए। ओके, अब वो हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, R3 और प्लस 5 R2 कर देते हैं, तो हट जाएगा वो, ठीक है। कैसे हटेगा, ये 1 0 -1, बाकी सब पे तो कोई नहीं करना है, सिर्फ R3 पे करना है, 0 1 2, और ये कितना हो जाएगा 0, और -5 टाइम्स -5 और प्लस 5 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा, तो -5 + 5 0 हो जाएगा हमारे पास, -8 और प्लस 5 टाइम्स 2 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, -2 1 0
1 0 0 और यहाँ पे R3 में प्लस 5 R2 करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 -3 का -3 रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा हमारे पास। दिस वन विल बी व्हाट ए। फिर अगला काम क्या करना है हमें, अगला ये हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे 1 बनाना है हमें, ये वाले पार्ट पे 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं R3 में R3/2 कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 0 -1 0 1 2 0 0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारे पास डिवाइड करने से। दिस वन विल बी -2 1 0 1 0 0 और R3 पे 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 5/2 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास -3/2 आ जाएगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा और ये हमारे पास ए जैसा का तैसा लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे 0 लेके आना है और यहाँ पे 0 लेके आना है। तो R1 में क्या कर दिया जाए, R1 + R3 कर देते हैं, हो जाएगा 0, ठीक है। ये आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। स्टेप्स बस ध्यान रखो कि कैसे कैसे करना है, सीक्वेंसली कि कैसे कैसे करना है, कहाँ पे क्या क्रिएट करना है। अदरवाइज़ ना ऐसे आप भूलते रह जाओगे कि क्या करना है क्या है, ठीक है। करते रह जाओगे, फाइनली आंसर बड़ा मुश्किल से निकल पाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 सॉरी R1 में R1 + R3 करना है ना, ठीक है। तो R1 + R3 यहाँ से भी हमारे पास 0 0 रहेगा हमारे पास, ठीक है। और -1 प्लस ये करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है। R1 + R3 करना था हमें, तो R1 + R3 जब करेंगे तो -2 + 5/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे तो -3/2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ, ये 1, ये 0, ये 0, ये 5/2, ये -3/2, ये 1/2 जैसा का तैसे रह जाएगा हमारे पास। अब क्या करना रह गया, बस इसको 0 करना है, ठीक है। तो R2 में रिलेशन एक लगा देते हैं, मतलब R2 में एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, R2 माइनस कितना 2R3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 0 0, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें लगाएंगे तो ये 0, ये 1 और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ये 0 0 1। तो अब हमारे पास इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो इधर जो भी बनेगा वो हमारे पास उसका इन्वर्स हो जाएगा। 1/2 माइनस का 1/2 1/2। अब 1 में से क्या करना है, 2 टाइम्स R3 घटाना है, तो 1 में से अगर 2 टाइम्स R3 घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, आई थिंक -4 आएगा, ठीक है। इधर से 2 टाइम्स करेंगे तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, और 2 टाइम्स ये करेंगे तो ये -1 आ जाएगा हमारे पास, और बाकी जो है वो 5/2 -3/2 1/2 और ये हो जाएगा ए। तो हमारे पास फाइनली ए इन्वर्स जो है, मतलब हमारे पास किस तरीके का बन गया, ये I3 बन गया, I3 = BA। तो ये जो B होगा हमारे पास, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स B, वो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स हमारे पास कितना निकल के आ गया, ए इन्वर्स निकल के आ गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन तो कहीं गलती नहीं है ना, 1/2 -1/2 1/2 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 5/2 -3/2 1/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बीच में कहीं कैलकुलेशन हमारा गलती नहीं हुआ है। तो देखो आप एक ही बार में हम लोग क्या कर सकते हैं, सही आंसर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो स्टेप्स हमने शुरू में बताए थे अगर उस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो, ठीक है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा इसको सीक्वेंसली करके और आंसर निकाल के लेके आना, ठीक है। ये रहा आपका फुल आंसर कि किस तरीके से हमने कौन कौन सा स्टेप लगा के रखा है। हम इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल देंगे, ठीक है। तो बस हमें अगर स्टेप्स ध्यान रखा ना तो बीच में कहीं भी हमें गड़बड़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्शन पता होगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप जो है इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। अगले स्टेप में हमें करना क्या है वो हमें सीधे सीधे पता होगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेप में हमें रुकने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा प्रॉपर डायरेक्शन होगा कि हमें इस यहाँ के बाद से कैसे जाना कैसे है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखेंगे हम लोग, अच्छा इसको अगेन हम लोग कॉलम वाले ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग वो खुद ट्राई कर लेना,
रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे उसने दे के रखा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, ये वाले तरीके से। तो आप यहाँ पे इसको देख लेना कि क्या किया हुआ है, कैसे कैसे किया हुआ है, ठीक है। फाइनली वहाँ से भी हमारे पास आंसर जो होगा वही निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एक था हमारे पास कि अगर ऐसा होता है रिमार्क में, ठीक है, कि इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए इज इक्वल टू आई ए और ए इज इक्वल टू आई ए आई, इफ यू ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज इन द मैट्रिक्स ए ऑन एल एच एस, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ए इज इक्वल टू ए आई लगा के चल रहे हैं और फाइनली हम लोगों ने यहाँ से पता किया और उसमें देखा कि हमें क्या मिल गया कि एक रो में पूरा का पूरा क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया, ठीक है। किसी एक रो में ऐसा होगा क्या कि हमारे जीरो मिल गया, तो इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग एक और तरीके से इन्वर्स निकालना सीखेंगे, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर ये जीरो हो जाता है तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा। तो जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन दे के रखा था, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन दे के रखा था, ये फाइंड पी इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट, पी इज इक्वल टू दे के रखा है, ठीक है। तो सारे ऑपरेशंस वगैरह जो है वो यूज करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। हम यहाँ से समझा देते हैं इसको। 10 - 2 - 5 1 है हमारे पास, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 1 बनाएंगे तो R1 में लगाएंगे 1/10 R1, ये तरह बन गया हमारे पास। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, देखो प्रॉपर अगर उस स्टेप्स का ध्यान रखोगे ना तो डायरेक्शन पता होगा कि हाँ अगला स्टेप क्या करना है, ठीक है। आप इससे पहले अगर कभी कर रहे होगे इस क्वेश्चन को तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा ना। अगर मान लेते हैं कि किसी ने अच्छे से बताया होगा तो फिर ठीक है, और नहीं तो ना बहुत प्रॉब्लम होता है कि अगला स्टेप करना है क्या है, कहाँ से शुरू करना है हमें, ठीक है। तो अगला स्टेप अब की बार क्या होगा कि इस -5 को क्या करो, ज़ीरो बनाओ। तो क्या करना होगा हमें, R2 में R2 और +5 R1 करना होगा हमें, तो वहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। R2 + 5 R1 करेंगे तो निकल के आ जाएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या हमारे पास, यहाँ पे दोनों जगह जीरो आ गया, तो बस जीरो आ गया तो वो वाला जो रिमार्क दे के रखा था कि अगर किसी एक रो में हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे दे के रखा है रिमार्क में कि किसी एक रो में, किसी एक रो या फिर एक से ज़्यादा रो में अगर जीरो के सारे जीरो आ गए तो इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी हो रहा है, सारे के सारे क्या आ गए, जीरो आ गए, तो इसका इन्वर्स जो होगा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट में हम 3.4 करा देंगे और 3.4 के हर एक क्वेश्चन को करा देंगे, ओके। और किस तरीके से इसने करने के लिए बोला है इन्वर्स एग्जिस्ट, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके बस बोला है उसने करने के लिए, ओके। थैंक यू।